Hello and welcome again to Wingzy Kudan. Wingzy Kudan में आपका स्वागत है. I'm back again with the JKPSI another lecture which is on your rural development. देखो ऐसा है कि हमारा जो सिलेबस है JKPSI का इकोनॉमिक्स में उसमें ऐसे लिखा हुआ है पॉवर्टी, डेमोग्राफी, इंक्लूजन, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एटसेट्रा. ठीक है. सो सिंस रूरल डेवलपमेंट को मैंने इसीलिए उठाया है दैट इज़ वे मोर रिलेटेड विद योर पॉवर्टी. रूरल डेवलपमेंट थोड़ा बहुत पॉवर्टी से रिलेटेड है, तो दैट्स वाई मैंने अभी जो नेक्स्ट टॉपिक लाया है यहाँ पे दिस इज़ योर रूरल डेवलपमेंट. ओके, बिकॉज वी डोंट नो दैट एक्स्ट्रा वाला टर्म जो है उसमें क्या क्या डिफाइंड नहीं है उस एक्स्ट्रा वाले टर्म में. सो आई हैव पिक्ड द रूरल डेवलपमेंट क्योंकि ये पॉवर्टी से बहुत ज़्यादा आपका रिलेटेड आता है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर टुडे. सॉरी, आर MCQ सीरीज जो है हमारे पास 20 सेट ऑफ MCQs रूरल डेवलपमेंट पे. विद दिस बिफोर स्टार्टिंग एक चीज़ मेंशन कर दूँ, आज के जितने 20 MCQs अगर मैं लेके आई हूँ तो इसमें मैक्सिमम आपके 15 तक के MCQs अगर हम बात करें तो वो मैंने डायरेक्टली NCERT से लिए हैं. आपकी क्लास 11 NCERT जो है इंडियन इकोनॉमी की, डायरेक्टली मैंने आपके NCERT से लिए हुए हैं. सो दैट्स वाई उस व्यू पॉइंट से भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डज रूरल डेवलपमेंट मीन्स. तो रूरल डेवलपमेंट क्या है, व्हाट डज इट मीन. Development of human resource, development of productive resources of each locality, infrastructure development like electricity, irrigation, credit marketing, transport facilities और many others जो infrastructure में आते हैं, और all of the above. So what is rural development, what does it mean? So it means all of the above. Development human resource को भी development करना है. human resource कैसे develop होता है, when we spend more on education and health. तो दो मेन पैरामीटर्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, एजुकेशन एंड हेल्थ. वैसे तो वी आर हैविंग 5 पैरामीटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, बट उसमें से दो मेन हमारे पास आते हैं, एजुकेशन और हेल्थ. ठीक है. प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी, हर प्रोडक्टिव रिसोर्स को हमें डेवलप करना है. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर द रूरल पीपल, दैट इज योर इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन. विद दिस रूरल डेवलपमेंट में आपकी और भी चीज़ें आती हैं, दो चीज़ें और आती हैं अगर हम देखेंगे. सो दैट इज़ योर लैंड रिफॉर्म्स भी आपके रूरल डेवलपमेंट में आते हैं, विच इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जिसमें हुआ था, लैंड रिफॉर्म्स. एंड देन वी आर ऑल्सो हैविंग पॉवर्टी एलिवेशन, की पॉवर्टी को ख़त्म करना, वो भी हमारा आता है रूरल डेवलपमेंट में. सो कौन सी चीज़ें, व्हाट डज रूरल डेवलपमेंट मीन. इट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू ईच लोकेलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लैंड रिफॉर्म्स एंड योर poverty elevation programs. Okay, coming up to next question. Health and education are two main factors of human development. The given statement is true or false. So yes, मैंने आपको पहले बताया कि health and education आपके दो main factors आते हैं human development के लिए. जब भी हम human development की बात करते हैं, basically human development क्या होता है कि human resource को develop करना. Human is also a resource, उसको develop करना ताकि हम future में उससे अच्छा use ले सकें. So that is the human development. So with this अगर हम बात करें तो human development में और कौन सी चीज़ें आती हैं, अगर ये two main factors हैं तो what are the other factors जो आते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास जिस तरह से आता है एडुकेशन, फर्स्ट हमारे पास जिस तरह से आता है एडुकेशन, सेकेंड हमारे पास आता है हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, थर्ड हमारे पास आता है एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग. सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑल्सो गिव अस ह्यूमन रिसोर्स को अपलिफ्ट करता है हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब जॉब करते करते विच वी आर गिविंग ट्रेनिंग. ठीक है. एंड द फोर्थ इफ यू कम ओवर दैट इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जॉब, जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं अपना इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने पे. एंड फिफ्थ इज योर माइग्रेशन. सो माइग्रेशन भी ऑल्सो लीड टू ह्यूमन डेवलपमेंट. जब हम वन प्लेस से वी आर माइग्रेटिंग, जो हमारे एक्सपेंसेस हम खर्च कर रहे हैं वन प्लेस से माइग्रेशन होने में दूसरी प्लेस में, दिट ऑल्सो लीड टू योर ह्यूमन डेवलपमेंट. तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. टू मेन फैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो हमारे पास हेल्थ एंड एजुकेशन ही हमारे पास टू मेन फैक्टर्स आते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. ड्यूरिंग द ईयर 2014-15, gross value added growth rate of agriculture and its aligned sectors was even less than 1%. So what could be the reason for that? इसके लिए क्या रीज़न हो सकते हैं. If you could see, तो रेट क्या था हमारे पास, इट वॉज मेयर 0.2% अगेंस्ट 1.1% जो हमने एडवांस एस्टिमेट करा था. उसके अगेंस्ट हमारा जो रेट था 2014-15 में एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट वॉज 0.2%. एंड व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर इट, क्या रीजंस हो सकते हैं हमारे पास इसके लिए. देयर इज अ न्यू ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं था. डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट in agriculture sector since 1991 and the lack of infrastructure, all of the above. देखो ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसे भी नहीं है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है. ठीक है.
सो सिंस 1991, सो व्हाट डिड हैपन इन 1991? 1991 में क्या हुआ था इंडियन इकोनॉमी में? 1991 में इंडियन इकोनॉमी में आए थे रिफॉर्म्स, ठीक है। 1991 में क्या हुआ था इंडियन इकोनॉमी में? रिफॉर्म्स आए थे। रिफॉर्म्स कौन से थे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। सो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का मेन फोकस एरिया क्या था कि हमें प्राइवेट फर्म्स को सेटअप करना है, इकोनॉमी को लिबरल करना है, ग्लोबल करना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है। सो मेन फोकस एरिया जो इनके सेक्टर्स पे आता था दैट इज सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर पे दे वर मेन फोकस, ठीक है। तो इसमें जो था हमारा कम इन्वेस्टमेंट हुआ था। रिफॉर्म्स 1991 की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो थी वो कम रही थी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर सिंस 1991, ठीक है। इसमें आपके स्कॉलर्स हम किन्हें कहते हैं? जो कुछ ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स अगर एक थॉट को फॉलो करें तो दैट स्कॉलर्स, मतलब कुछ जो इकोनॉमिस्ट जो थॉट को फॉलो कर रहे हैं। सो स्कॉलर्स ने आइडेंटिफाई किया कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो 1991 से डिक्लाइन हो रही है इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि एक मेजर रीज़न है हमारा ग्रोथ डिक्रीज होने का। विद दिस आफ्टर रिफॉर्म्स, जब हमारे पास रिफॉर्म्स आए थे उसके बाद भी अगर हम देखें तो ग्रोथ रेट जो था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो डिट्योरेट होता गया अबाउट 3% पर एनम फ्रॉम 1991 टू 2012, ओके। 2012 तक, 1991 से 2012 तक हम देखें तो डिट्योरेट होता गया है हमारे पास ये अपना GVA फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर अबाउट 3% पर एनम, ओके। विद दिस एक रीज़न ये आया कि डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर सिंस 1991। एक रीज़न उन्होंने ये भी दिया कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट इन एग्रीकल्चर में, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो एग्रीकल्चर को छोड़ के अगर कोई ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिस तरह से इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है, ठीक है, उसमें भी हमारे पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं है, विच ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ योर एग्रीकल्चर सेक्टर, ओके। Coming up to question number 4, how the picture of rural credit market has been changed. Now the picture of rural credit market, we're discussing about rural credit market. Again I'm saying this all question जो मैं अभी ये जो रूरल डेवलपमेंट पे आई हैव टेकन क्वेश्चन, मैंने कोशिश किया है कि ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैंने जो है आपकी NCERT का पूरा ये रूरल डेवलपमेंट का जो एक चैप्टर आता है उसी को पूरा कवर करने की कोशिश की है इस सीरीज में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। सो रूरल क्रेडिट मार्केट हैज़ बीन चेंज। पहले क्या होता था प्रायर टू इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें, या फिर जब हमारे पास अभी रूरल क्रेडिट मार्केट में अगर रिफॉर्म्स नहीं आए हैं, तो रूरल क्रेडिट मार्केट हैज़ बीन वेरी मच एक्सप्लॉयटिव। किसके लिए? स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए इट इज़ वेरी मच एक्सप्लॉयटिव। हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन्स मिल रहे हैं। लोन्स किससे मिल रहे हैं? मनी लैंडर्स, जमींदारा से लोन मिल रहे हैं, ठीक है। अनदर डेट में रहते हैं, दे ऑल द टाइम डेट क्राइसिस में ही है हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स व्हेन दे आर टेकिंग लोन्स, ठीक है। तो कब हमारा रूरल क्रेडिट मार्केट का पिक्चर जो है वो चेंज हुआ? इट इज़ सेइंग स्टेटमेंट 1 जो है हमारे पास बोल रही है कि आफ्टर 1969 when India adopted social banking and multi-agency approach to adequately meet the needs of rural credit, 69 के बाद चेंज हुआ एक, ये बीच में कॉमन ही एंड होगा ये, मतलब उसके बाद 1982 में जब नाबार्ड सेट हुआ तब भी हमारा जो है रूरल क्रेडिट मार्केट का पिक्चर बदला, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग कि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन भी आपका 1960s में आया था, ठीक है। लेट टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ रूरल क्रेडिट टुवर्ड्स प्रोडक्शन ओरिएंटेड लेंडिंग इंस्टेड ऑफ कंजप्शन ओरिएंटेड लेंडिंग। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ? प्रोडक्शन ओरिएंटेड लेंडिंग हुई। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट्स इसमें ऐसी हैं जो करेक्ट नहीं हैं? सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? अगर हम देखें तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। 1969 में जब इंडिया ने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया तभी हमें फायदा हुआ था, रूरल क्रेडिट मार्केट का पिक्चर बदला। 1982 में जब नाबार्ड सेटअप हुआ तभी नाबार्ड वाज द एपेक्स बैंक फॉर ऑल द रूरल सिस्टम, राइट। नाबार्ड क्या है आपका? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सेटिंग से ऐसे भी रूरल क्रेडिट का पिक्चर बहुत ज़्यादा बदला था। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। विद दिस सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी सही है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से डाइवर्सिफिकेशन हुआ था रूरल क्रेडिट का, कंजप्शन ओरिएंटेड लेंडिंग से कौन सा हुआ था? प्रोडक्शन ओरिएंटेड लेंडिंग। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
विद दिस अगर हम बात करें आज की जो रूरल लैंडिंग की बात करें, ठीक है, आज का जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है रूरल लैंडिंग का, दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हमारे पास कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं जो रूरल एरिया पे सर्व कर रहे हैं. देन वी हैव रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, आरआरबीज जो है हमारे पास रीजनल रूरल बैंक्स. देन वी हैव कॉपरेटिव्स जो है लेंड कर रही हैं लोगों को. विद दिस वी हैव लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. ओके, सो दीज आर ऑल द फॉर्मल सेक्टर बैंकिंग में. फॉर्मल सेक्टर बैंकिंग में इवन एट द टाइम ऑफ टुडे वी आर हैविंग दिस ऑल. विद दिस जहाँ पे फॉर्मल सेक्टर लैंडिंग नहीं अच्छे से हो पा रही है, फॉर्मल सेक्टर लैंडिंग अच्छे से ग्रोथ नहीं पकड़ पा रही है, वहाँ पे वी हैव इनफॉर्मल वे ऑफ दैट विच वी हैव इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जहाँ पे द गैप बिटवीन जो फॉर्मल लैंडिंग के बीच में जो गैप आ रहा है अगर समवेयर, तो दैट हैज बीन कवर्ड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम. सो व्हाट इज योर माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम? क्रेडिट प्रोविजन बाय स्मॉल फार्मर्स, क्रेडिट प्रोविजन बाय लार्ज फार्मर्स, नन ऑफ द अबव, इन दोनों में से नहीं है, एंड इट इज none will be your option D actually. And then you have credit provision made by self help group to its member. So micro से हमें सीधा समझ आता है that it's small, ठीक है, तो दो ऑप्शन, लार्ज फार्मर्स वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेशन मैथड से if we do it, लार्ज फार्मर वाला ऑप्शन एलिमिनेटेड है. नेक्स्ट वी हैव मेड बाय स्मॉल फार्मर्स और बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो आपका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी. माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम आपके कौन से क्रेडिट प्रोग्राम्स आते हैं? दैट आर क्रेडिट प्रोविजन बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड इट्स टू इट्स मेंबर. ओके, अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप का डाटा लेके आते हैं तो 2019 का जो डाटा आ रहा है उसमें अराउंड 6 करोड़ women बिकम मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप. और कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप का? 54 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं विमेन. इसमें एक और चीज़ देखने आई है दैट सेल्फ हेल्प ग्रुप में ज़्यादातर विमेन्स ही मेंबर्स रहती हैं एज कम्पेयर टू मेन. विमेन ज़्यादा मेंबर्स रहती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की. ओके, एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप का लेंडिंग जो रहता है वो अगर हम देखें तो मेयरली इट्स लाइक मोर कंजप्शन ओरिएंटेड एंड लेस प्रोडक्शन ओरिएंटेड. ओके, which of the following is false regarding self help group? Okay, sorry, okay, which of the following false regarding self help group? Improve rural poor access to formal credit system. Yes, it have. Okay, next it is introduced in 1982. Small and informal association of poor persons. नेक्स्ट ऑप्शन प्रोवाइड रूरल क्रेडिट बाय मोबिलाइजिंग देयर ऑन फंड्स. तो सारे ऑप्शन इसमें से सही हैं. गलत कौन सा है? दैट इज इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1982. 1982 में नाबार्ड इंट्रोड्यूस हुआ था. ओके, एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है अगर हम देखें लीगली फॉर्मली अगर ये हुआ है तो दैट इज इन 1991 टू 92 के बीच में आया था सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर द गाइडलाइंस ऑफ नाबार्ड एंड आरबीआई. ओके, coming up to next question, question number 7. Consider the following statements regarding initiatives to improve agriculture marketing aspects and choose the correct one. ठीक है, किसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है हमको? इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग एस्पेक्ट. स्टेटमेंट 1, रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग कंडीशंस. येस, पीरियोडिक रेगुलेशन मार्केट जो है वो पीरियोडिक टाइम्स पे हो, प्रॉपरली रेगुलेटेड मार्केट हो, ऑर्डर में मार्केट हो टू मेक ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन. दिस स्टेटमेंट इज दिस इज ओके. नेक्स्ट इज पॉइंट 2, प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना. थर्ड इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड लास्ट वन इज फ्रेमिंग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स. Statement 2, assurance of minimum support price MSP for agriculture product. And statement 3, maintenance of buffer stock of wheat and rice by Food Corporation of India. And इसके बीच में आएगा and distribution of food grains and sugar through public distribution system. तो देखने में आए तो तीनों स्टेटमेंट सही लग रही हैं, बट हमें करेक्ट वन चूज करें तो मतलब कुछ तो प्रॉब्लम होगी. रेगुलेशन ऑफ मार्केट टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस, प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. दिस गवर्नमेंट इनिशिएटिव, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव की जगह होगा कोऑपरेटिव. ओके, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इन गवर्नमेंट इनिशिएटिव के अंदर डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव एंड देन फ्रेमिंग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट. देखो
अब जो स्टेटमेंट 2 और 3 भी हमारी सही है, बट मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके अंदर आता है? फ्रेमिंग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। फ्रेमिंग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं, 3 टाइप की पॉलिसीज आती हैं। वन इज योर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके बाद दूसरी आती है आपकी बफर स्टॉक मेंटेनेंस की, तीसरी आती है आपकी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। सो स्टेटमेंट 2 और 3 ऑलरेडी इज कंटेन्ड इन स्टेटमेंट 1, तो हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। विद दिस ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव की जगह पे क्या आएगा? कॉपरेटिव्स को बनाना, डेवलपमेंट ऑफ कॉपरेटिव, ठीक है। सो अगर हम कॉपरेटिव्स की भी बात करें तो वी हैव वेरी सक्सेसफुल कॉपरेटिव है हमारे पास, एक मिल्क कॉपरेटिव। वी हैव मिल्क का कौन सा कॉपरेटिव है? अमूल। अमूल इज अ कॉपरेटिव सोसाइटी, ओके। Question number 8. Which of the following is not basic element of green revolution? So green revolution का which of the one is not the basic element? देखो green revolution में हमारे green revolution जो हमारा हुआ था, इसमें हमें 3 basic elements की ज़रूरत थी. Without 3 elements green revolution was not possible. Okay. So what were the 3 that basic elements? पहला था आपका high yield variety seeds, ठीक है. दूसरा था आपका chemical pesticides and fertilizers, and third was your water. रेगुलर वाटर सप्लाई वॉज वेरी मच नीडेड. सो ये 3 ही थे. जो नेक्स्ट 4 है उसको एलिमिनेट कर दो. दैट इज वेयर हाउसेज फॉर फूड क्रॉप्स. ये हमारा नहीं था ग्रीन रेवोल्यूशन में. वी हैव केमिकल यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, यूज ऑफ हाई यील्ड वेराइटी सीड एंड इरिगेशन फैसिलिटी. ओके, आई होप थिंग्स आर वेरी मच क्लियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following statements are correct regarding Primary Agricultural Credit Society, PACS? Okay, so Primary Agricultural Credit Society के regarding कौन से statements आपके पास सही हैं? These societies grant credit to member to purchase agriculture inputs. These societies are further affiliated to district central cooperative banks. These societies are organized at village level and cover more than 90% of the village. So statement 1 and 3 means your A and C is correct, or the all of the above are correct. So the right answer is here all of the above. All statements are correct. Okay. नेक्स्ट आपका जो आता है PACS जो है हमारा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी. ये होता क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है ये एक ग्राउंड लेवल का अगर हम देखें तो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो कि फार्मर्स को शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है. So it is basically grassroots for panchayat and village. When did it started? 1904 में it has been started. It is a grassroots for your gram panchayat and village level. Okay, next question 10. As the time has evolved, marketing channels in agriculture has also been evolved a lot. ठीक है. So what are the new emerging channels in agriculture? अगर हम देखें so marketing channels भी बदले हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा. Farmers can directly sell to the consumer in mandis and increase their income. Farmers directly मंडी में sell करके income increase कर ले अपना. Coming up in contact with various national and multinational fast food chains. So both A and C are correct कि you can either directly sell कर लो मंडीज में or you are coming in contract with the national and the multinationals, ठीक है. national and multinationals क्या करते हैं आपको? ये प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को. दे आर प्रोवाइडिंग द सीड्स फॉर क्वालिटी. आपको पास क्वालिटी प्रोडक्शन हो बिकॉज दे आर डीलिंग इन द क्वालिटी प्रोडक्शन. सो क्वालिटी प्रोडक्शन हो दैट्स इसके लिए ये आर प्रोवाइडिंग यू विद द सीड्स. विद दिस ये आपको एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट दे रहे हैं प्रोडक्ट की एट द प्री डिसाइडेड प्राइसेस. तो इससे फार्मर्स का इनकम जो है वो इंक्रीज हो रहा है एंड विद दिस उनका जो प्राइस रिस्क है वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11. मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया. ठीक है, तो विच आर द मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया? वी आर हैविंग ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला. ऑप्शन बी गुजरात, पंजाब, हरियाणा. एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड नन ऑफ द अबव. सो अगर इसके ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आपकी आती हैं वेस्ट बंगाल, आंध्र, केरला. विद दिस आपकी और भी स्टेट्स आती हैं जिस तरह से वेट ओके, सो मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आती हैं आपकी आती हैं वेस्ट बंगाल, आंध्रा, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. ठीक है, विद दिस आपका जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश इज द हाईएस्ट फॉर फिश प्रोड्यूसिंग.
और इसके साथ फिशरी सेक्टर जो है हमारे पास, फिशरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूशन किया है फिशरी सेक्टर का, इट इज़ 0.9% टू जीडीपी हमारा फिशरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है. ओके, कमिंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Consider the following statements regarding horticulture sector and mark the right one. Okay, horticulture. So what is horticulture? Horticulture is a branch of agriculture जो हमारी डील करती है किससे, गार्डन क्रॉप्स के साथ. जनरली हमारे पास आते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑर्नामेंट प्लांट्स, इनसे जो हमारी डील करती है दैट इज द हॉर्टिकल्चर branch of agriculture. Okay, so it is saying horticulture sector contributes nearly 1/3 value of the agriculture and 6% to GDP. Second point, India ranks second in fruits and vegetable production in the world after China. And the third point is economic condition of many farmers in horticulture has been improved. All the statements are true. Yes, option D is the right option. अगर हम horticulture sector को देखें तो horticulture sector का अच्छा performance रहा है. So all the farmers जितने भी हमारे horticulture sector में अगर हैं, अगर वो horticulture sector से belong करते हैं, so their economic conditions जो है वो थोड़ी बहुत improve हुई है from the last years. ठीक है, so their economic conditions has been improve. So horticulture sector आपका contribute करता है nearly 6% to the GDP of India, and also India ranks second in the fruit and vegetable production. Okay, with this horticulture जो है आपका is one of the sustainable way. Okay, question number 13. Why do you think diversification towards the new area is necessary? So why diversification is necessary? जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मीन्स वी आर मोर गोइंग टू सस्टेनेबल वेज, लाइक हॉर्टिकल्चर में वी आर गोइंग, हॉर्टिकल्चर में जा रहे हैं, फिशरी में हम लोग जा रहे हैं, देन लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन पे हम लोग आ रहे हैं, और अदर एलाइड सर्विसेज जो है, एलाइड एक्टिविटीज़ जो है एग्रीकल्चर की, हम उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं. वी आर डूइंग डाइवर्सिफिकेशन. सो ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन इज हेल्पफुल फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन. पॉवर्टी भी उससे हमारे पास कम होगा. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम डाइवर्सिफिकेशन देखें तो डाइवर्सिफिकेशन से इनकम भी इंक्रीज हो रही है, जिस तरह से हमने अभी देखा हॉर्टिकल्चर हैज़ इंक्रीज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स. ओके, सो लेट अस सी द ऑप्शंस. व्हाई डू यू थिंक डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स न्यू एरिया नेसेसरी? क्यों जरूरी है? इट रिड्यूसेस रिस्क फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन. दिस इज करेक्ट कि जो भी हमारे पास रिस्क आ रहा है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से, उसको ये कम कर रहा है. नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्प्स इन अर्निंग हायर लेवल ऑफ इनकम. दिस इज ऑल्सो ट्रू. हायर लेवल ऑफ इनकम हमारी अर्न हो रही है, एम्प्लॉयमेंट भी हमारा जो है तो पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज हो रहा है. डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स इन टू अर्न मोर इनकम एंड ओवरकम पॉवर्टी. सो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट. अगर हम ऑप्शन देखें इसका तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, सो डाइवर्सिफिकेशन इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट. जिसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन में खैरिफ क्रॉप्स इज आर ओके टू गो, बट रबी सीजन में जहाँ पे एरिया में वाटर फैसिलिटीज़ अच्छे से नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे इट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर फार्मर्स टू इवन सर्वाइव. सो एग्रीकल्चर रिस्क को, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रिस्क है सीजनल क्रॉपिंग का या फसल ख़राब होने का जो रिस्क है, उसको ओवरकम करने के लिए वी नीड टू डाइवर्सिफाई. हमें अपनी सर्विसेज को एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा टू अदर एलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर. Question number 14. Which among the following are correct as per livestock production? So livestock के हिसाब से कौन से statements यहाँ पे सही हैं? Option A says poultry accounts the largest share followed by sheep and goats. कि poultry पहले है, sheep and goats बाद में. Poultry accounts largest share followed by cattle and buffaloes. Then poultry accounts for largest share followed by pigs and none of the above. So right option is your option C. As per the 2019 data अगर हम देखें, so poultry आपका कितने परसेंट पे आता है livestock में? Poultry is your 61%. ठीक है, which is followed by cattle and buffaloes. जो cattle and buffaloes हमारे पास कितने परसेंट आते हैं? 22%. Sheep and goats 6% and then pigs for 1%. So livestock production basically क्या होता है? It's kind of a mixed cropping जिसमें हम mixed अपने animals को rearing of animals is there. ठीक है, animals को पाल रहे हैं for your living. So poultry accounts the largest share which is 61% and after that हमारे पास आते हैं kettles and buffaloes जो आपका कितना शेयर लेते हैं? 22%. With this not only poultry
शीप्स, गोट, यही सब नहीं होता है, और भी बहुत सारे एनिमल्स रेयर किए जाते हैं, लाइक द एसिस, देन हॉर्सेस को भी रेयर किया जाता है, कैमल्स को भी किया जाता है, बट एट अ वेरी मिनिमल स्केल पे किया जाता है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड विद, सो ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? ऑयल प्रोडक्शन, फ्लावर प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन। सो ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड विद द मिल्क प्रोडक्शन, ओके। अगर हम बात करें ऑयल प्रोडक्शन हमारा कौन से रेवोल्यूशन में आता था? येलो रेवोल्यूशन में। फ्लावर प्रोडक्शन किसमें था? गोल्डन रेवोल्यूशन था, जिसमें कि हॉर्टिकल्चर का पूरा था, लाइक हॉर्टिकल्चर के जितने भी हैं हमारे पास, हॉर्टिकल्चर के ऑर्नामेंटल प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वो सब हमारा आता था किसमें? गोल्डन रेवोल्यूशन में। फ्लावर्स भी हमारे उसी में आते थे। देन वी हैव मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन आपका व्हाइट रेवोल्यूशन में भी आया था। बेसिकली ऑपरेशन फ्लड ने ही बाद में आगे जाके ऑपरेशन फ्लड टुक अ पिक्चर ऑफ योर व्हाइट रेवोल्यूशन। एंड देन वी हैव मीट प्रोडक्शन का वी हैव द पिंक रेवोल्यूशन, ओके। सो बेसिकली ऑपरेशन फ्लड था क्या? ऑपरेशन फ्लड इस फार्मर्स जो थे वो अपने मिल्क को पूल करते थे। पूल करना मीन्स इकट्ठा करते थे ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ मिल्क की ग्रेडिंग के हिसाब से, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ मिल्क जो है फार्मर्स जो है मिल्क को इकट्ठा करते थे, उनको डाइवर्सिफाई करते थे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। देन वो मार्केट में प्रोसेस किया जाता था टू द अर्बन सेक्टर थ्रू कॉपरेटिव्स, ठीक है। वन ऑफ द सक्सेसफुल, इसका अगर हम देखें तो गुजरात कॉपरेटिव जो था एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा था इसमें। सो फार्मर्स का इसमें फ़ायदा क्या था ऑपरेशन फ्लड में? कि उनको जो प्राइस मिलता था दैट इज द एश्योर्ड प्राइस, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम द सप्लाई ऑफ मिल्क जो थी उनकी वो एश्योर्ड थी, बिकॉज दे आर गेटिंग एश्योर्ड प्राइस अंडर द ऑपरेशन फ्लड। सो ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड विद योर मिल्क प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? ना ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमारे क्या फ़ायदे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी देखा था दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ वन ऑफ द वे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ओके, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? प्रोडक्शन सिस्टम हमारा जिसमें आएगा, हमें एक्सक्लूड करना है यूज़ किसका? सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो है वो हमें नहीं करना है। दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो नेचुरली चीज़ हमारी बनके तैयार हो, दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। नीड नॉट टू यूज ऑफ योर केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, ओके। सब्सटीट्यूट कॉस्टलियर एग्रीकल्चर इनपुट विद लोकली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक इनपुट्स, दिस इज ट्रू। जो कॉस्टलियर एग्रीकल्चर इनपुट दैट इज सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स आपके, उसको सब्सटीट्यूट कर रहा है लोकली प्रोड्यूस्ड। अगर आप लोकली प्रोड्यूस है, काउ डंग इज यूज्ड फॉर फर्टिलाइजर्स समवेज, देन एशेज आर यूज्ड, ठीक है। So it generates income through exports, yes, because organic farming is nowadays on demand, ठीक है। So it generates income through exports. It is pesticide free and produced in an environmentally sustainable way. Yes, it is pesticide free, और organic farming हमने पहले भी पढ़ा था that it is one of the sustainable ways. All of the above are right. With this organic farming even have more nutritional values than जो आपका inorganic way से अगर हम farming करते हैं, तो organic farming even have more nutritional values, and that's why ये demand में भी ज़्यादा है and it generating income through exports nowadays. Okay, coming up to question number 17, आपका जो है initiatives for implementing rural development include improving public health, setting up facilities for agriculture research, infrastructure development in rural, all of the above. This is basically repetition of class question 1. अगर आप देख लो तो all of the above is the right answer here. Okay. Question 18. Which of these programs were initiated by the government of India for rural development? So rural development के लिए which of these programs has been initiated by government of India? National Rural Livelihood Mission, option A. Option B, मनरेगा, that is your Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, and then Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. So if we see, so these all programs are initiated by government of India for rural development, और ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के ही अंडर, ये सारे आपके तीनों आपके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के ही अंडर आते हैं। सो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन क्या है? दिस इज फॉर टू इम्प्रूव द एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज रूरल एरिया में, फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस इंक्रीज करना, सस्टेनेबल हाउस होल्ड इनकम प्रोवाइड करना, एंड क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर द इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म फॉर द रूरल पुअर, लाइक एफिशिएंट एंड इफेक्टिव प्लेटफॉर्म, ठीक है। मनरेगा इज योर 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कि आपको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज फॉर
टू कनेक्ट द रोड्स ऑफ ऑल वेदर्स, ठीक है, नेशन वाइड प्लान दैट प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, ठीक है, अनकनेक्टेड एरिया में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, सो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर. ओके. Which of the following is a premier institute which imparts training and undertakes research on rural development in India? Rural development research in India पे these societies grant credit to the members to purchase agriculture input. These societies are further affiliated to district central cooperative banks. These societies are organized at village level to cover more than 90% village in India. And next is your both 1 and 3 all of the above. Wait a minute. Okay, just cancel this question because there is a typing error. Question कुछ और है और options किसी और के हैं, ठीक है. ये options आपके उसके हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के हैं आपके, ये प्रीमियर, ठीक है. सो जस्ट कैंसल दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑप्शन आपके सही नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी इंस्टीट्यूट विच इम्पार्ट्स ट्रेनिंग एंड अंडरटेक्स रिसर्च ऑन रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. तो इसमें आपका आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ठीक है. इसका आंसर जो रहेगा दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज. ओके जी, ये ऑप्शन आपके किसी और क्वेश्चन के हैं, सो जस्ट कैंसल इट आउट. Next year question number 20. Which of the following is the premier institute which imparts training? Okay, the same question repetition में है आपका. So yeah, आपका इसका आंसर आएगा National Institute of Rural Development and पंचायती राज. Okay, so this is the last question. Okay, fine. So this is the last question. With this हमारा जो था रूरल डेवलपमेंट का we have covered, जिसमें मैक्सिमम अगर बात करें तो मैंने पूरा कोशिश की है कि रूरल डेवलपमेंट का जो चैप्टर है एनसीईआरटी में वो कवर हो जाए. एनसीईआरटी बेस्ड था ये मैक्सिमम आपका. विद दिस अगर कोई इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम है, सो कमेंट इट डाउन. ओके, आई विल कम अप विद दैट. ओके, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद विंग्स एजुकेशन.